वेक्टर, और इसी को कौन सा वाला प्रोडक्ट बुलाया जाता है जी? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते कि ये एग्जैक्टली कैसा रहता है। If this is my vector A and this is my vector B, 3D में सोचना, ये हमारा ऑलरेडी एक प्लेन है। इस प्लेन के ऊपर हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी है। तो बेसिकली ये दोनों कैसे नॉन पैरेलल बट कोप्लेनर रहेंगे। ए और बी की वजह से हमारा देखो ना एक पैरेललोग्राम बनता है, और पैरेललोग्राम कैसा फिगर होता है? प्लेन वाला फिगर होता है। हमारा ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है जी? थीटा है। अब अगर देखो ये अगर प्लेन रहेगा, इस प्लेन को परपेंडिकुलर एक वेक्टर रहेगा। समझ में आ रहा है? आपका कोई भी एक फ्लैट सरफेस रहे, उसको परपेंडिकुलर कितने लाइंस रहते हैं? हिंट देता हूं, एक ही रहता है। हमारे किसी भी सरफेस को परपेंडिकुलर मतलब उसके साथ 90 डिग्री बनाने वाले कितने लाइंस बनते हैं? सिर्फ एक ही बनता है। तो मतलब अगर मेरा वेक्टर ए और वेक्टर बी की वजह से अगर ये प्लेन बनता है, तो इस प्लेन को परपेंडिकुलर रहने वाला कितना वेक्टर रहेगा? सिर्फ एक ही वेक्टर रहेगा। काफी यूनिक रहेगा। तो लेट जैसे हमने इसको परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर अज्यूम कर लिया, दैट इज वेक्टर एन। ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलता है? वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी is a vector which is perpendicular to A and B, और A और B के प्लेन को परपेंडिकुलर कौन है? वेक्टर है। मतलब हमारा जो भी क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर आएगा वो किसकी डायरेक्शन में रहेगा? वेक्टर एन की डायरेक्शन में रहेगा। और वेक्टर एन इज सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर है। देखो ना, इसको अगर मैंने यहां पर शिफ्ट किया, इसको भी परपेंडिकुलर है, और ये प्लेन में वेक्टर बी के साथ भी ये परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। फॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अब इनको हम कौन से टाइप के वेक्टर्स ले रहे हैं जी? नॉन पैरेलल वेक्टर्स। नॉन पैरेलल वेक्टर्स मतलब इनके बीच में ये थीटा एग्जिस्ट करेगा। थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 नहीं होगा। 0 से लेकर 180 के बीच में कुछ तो एंगल होगा। फॉर वेक्टर ए एंड बी विच आर नॉन पैरेलल वेक्टर्स, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी represents vector product of vector A and vector B, such that A cross B is a vector whose magnitude is mod of A into mod of B into sine theta, and whose direction is perpendicular
to both vector A and vector B. इसको सिंगल स्टेटमेंट करके याद रखने के चक्कर में मत पड़ो। ये जो पहला वाला पार्ट है वहां तक हमारा सिर्फ सेटअप है। हमारे पास सबसे पहले कौन है जी? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर्स को हमने कैसे बोला है जी? नॉन पैरेलल वेक्टर्स, सो दैट इनके बीच में एक्चुअली क्या एग्जिस्ट करेगा जी? हमारा थीटा एग्जिस्ट करेगा। थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, थीटा इज नॉट इक्वल टू 180। 0 से लेकर 180 के बीच का कोई भी एंगल हो सकता है। देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये क्या शो करता है जी? ये शो करता है जी ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट। और ये वेक्टर प्रोडक्ट कैसा है? सच दैट ये जो ए क्रॉस बी है, ये कौन से टाइप का क्वांटिटी है? ये वेक्टर है। स्केलर प्रोडक्ट में हमें जो क्वांटिटी मिला, इट वाज अ स्केलर, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, उसको डायरेक्शन नहीं था। बट अभी हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है, तो भाई इसमें हमें जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिल रहा है, वो क्या है जी? एक वेक्टर है। अब अगर वेक्टर रहेगा तो उसका हमें मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है जी मैग्नीट्यूड पे। तो ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है जी? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। सिमिलरिटी समझ में आ रही है? स्केलर प्रोडक्ट क्या था? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहां पर है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है। और उसका डायरेक्शन कैसा है? whose direction is perpendicular to both a and b। ये a के साथ ये जो डायरेक्शन रहेगा वेक्टर n की डायरेक्शन में, यहाँ पर डायग्राम में हमारा वेक्टर n कैसा है जी? इट इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू वेक्टर a एंड वेक्टर b। हमारे इस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा जी हमारा क्या? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b which is perpendicular to vector a as well as perpendicular to vector b। अब दिमाग में आता है कि सर ऊपर जाने वाला वेक्टर है, वैसा नीचे जाने वाला वेक्टर भी तो हो सकता है। ये नीचे जाने वाला भी तो ऐसे भी 90 डिग्री बनाएगा, पर ये जो भी रहेगा इसका तो निगेटिव ही रहेगा। हम कोई भी एक फाइंड आउट करें तो हमें दूसरा वाला आराम से मिल जाता है। इसी को अगर मैंने माइनस साइन डाल दिया तो क्या मिलेगा? नीचे वाला पार्ट मिल जाएगा। ये क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट? एक और चीज जो हमें क्रॉस प्रोडक्ट में फोकस करनी पड़ती है, हमारा पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। तो यहां पर हमारा राइट हैंड थंब रूल आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो वाले सिस्टम को फॉलो करेगा। बिकॉज मेरा वेक्टर ए पहला वाला वेक्टर, वेक्टर बी दूसरा वाला वेक्टर, इनका प्रोडक्ट करने के बाद मुझे एक और वेक्टर मिल रहा है, दैट इज ए क्रॉस बी। ये कितवा वेक्टर है? थर्ड वेक्टर है। तो अगर फर्स्ट हमारा इंडेक्स फिंगर, सेकंड मिडल फिंगर एंड थर्ड थंब, तो अगर ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, तो ये रहेगा मेरा ए क्रॉस बी। बट अगर इन दोनों का ऑर्डर अगर मैंने चेंज कर दिया, अब मैंने बी क्रॉस ए अगर किया, तो पहला वाला इंडेक्स फिंगर वेक्टर बी की तरफ, दूसरा वाला वेक्टर ए की तरफ। अब देखो तीसरे का डायरेक्शन किधर गया? लोअर डायरेक्शन में गया, माइनस साइन। ठीक है, तो यहां पर भले इस प्लेन को दोनों परपेंडिकुलर है, लाइक ये वाला डायरेक्शन भी ऊपर वाला और ये वाला डायरेक्शन भी निगेटिव साइड, हम सिर्फ अगर इन दोनों का ऑर्डर अगर चेंज कर देंगे तो हमें दूसरा वाला मिल जाता है। मतलब अगर ऊपर वाला अगर ए क्रॉस बी है तो नीचे वाला कौन रहेगा जी? बी क्रॉस ए रहेगा। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दोनों का सिर्फ क्या डिफरेंट रहेगा जी? डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा। ये समझ में आ गया? ये लिखवाने वाला हूं, सबसे पहले यहां तक लिख लो।
वेक्टर एन कैप इज यूनिट वेक्टर perpendicular to both vector A and vector B इसी का मतलब क्या रहेगा जी, हमारा ये जो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B रहेगा ये किसको पैरेलल रहेगा जी, हमारे एन कैप को पैरेलल रहेगा। ये समझ में आ रहा है? हमारा ये एन कैप, ये जो यूनिट वेक्टर है वो किसकी डायरेक्शन में है, हमारे A क्रॉस B के ही डायरेक्शन में है। ये स्टेटमेंट का मतलब यही है। देन वेक्टर A, वेक्टर B एंड एन कैप follows direction of right hand system। हमें A गिवन रहता है, हमें B गिवन रहता है, हमें कौन निकालना है जी, हमें A क्रॉस B निकालना है। बट A क्रॉस B किसको पैरेलल है, एन कैप को पैरेलल है। तो मतलब अगर मैंने एन कैप अगर फाइंड आउट किया तो काम हो जाएगा, क्योंकि देखो ना अगर ये दोनों पैरेलल है, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में रहेंगे या फिर दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस सेम रहेंगे, ऐसा बोल सकते हैं हम, बराबर है। तो ये राइट हैंड सिस्टम को करेगा, मतलब ये अगर मेरा इंडेक्स फिंगर है और ये मेरा अगर मिडल फिंगर है तो मेरा ये थंब क्या बताएगा जी, हमारा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्लियर है? इसके साथ ये डायग्राम ड्रॉ कर लो कि बी क्रॉस ए बनाना है तो बना सकते हो, वैसे मैं वो लिखवाने वाला हूँ, बट एटलीस्ट ए बी एंगल थीटा ड्रॉ कर लो। If vector A is zero vector, vector A or vector B is zero vector, then vector A cross vector B is also zero vector। ये हमारे पास अब तक का जितना डेटा है उसके हिसाब से हम कुछ ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं। जैसे कि हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और हमने एंगल बिटवीन वेक्टर्स में क्या देखा था, ये जो थीटा है, ये जो थीटा है विच इज एंगल, ये कहां से कहां तक जाता है जी भाई, 0 से लेकर 180 तक जाता है, ये हमने देखा है, बराबर है। हमारे मॉड ए और मॉड बी के साथ कौन आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। तो भाई मतलब अगर ये अगर ऐसा रहेगा तो भाई साइन थीटा देखो, साइन अगर 0 रहेगा तो क्या रहेगा, 0। हम 0 और 80 के बीच में क्या बीच वाला एक एंगल लेकर आते हैं 90, विच इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल, एंड दिस इज 180। अब देखो साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 180 कितना होता है, 0। साइन 90 कितना होता है, 1। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल से ये सेकंड क्वाड्रेंट वाले एंगल है, और फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों साइड पे हमारा साइन कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा कैसा आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है, एंगल कैसा भी रहे। बट 0 कहां पर आएगा, जब हमारा एक तो 0 डिग्री बनाएगा या फिर
180 डिग्री और 0 और 180 डिग्री, अगर ये कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल, इसका मतलब क्या, दे आर पैरेलल, राइट। फिर वो लाइक वेक्टर्स हो सकते हैं या फिर अनलाइक वेक्टर्स हो सकता है, बट 0 या फिर 180 डिग्री का मतलब दे आर पैरेलल। तो हमारा नेक्स्ट एक और ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा जी, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, देन, ये हम प्रॉपर्टीज में भी लिखने वाला है, ये जस्ट हमारे अब तक के ऑब्जर्वेशंस, हमें अब तक जितना डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग। इज अ जीरो वेक्टर। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब तक हमने देखो एक फॉर्मूला अब तक देख लिया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड है, एंड एन कैप क्या है जी, उसका डायरेक्शन। और देखो सिंस ये 3D में होता है, हमें 3D में उतना काम करने की आदत है नहीं, तो हम इस ए क्रॉस बी का एक बार क्या देख लेते हैं जी भाई, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखेंगे। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमने एक्चुअली स्केलर प्रोडक्ट में नहीं किया था, क्यों? क्योंकि भाई हमें सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है, स्केलर क्वांटिटी को हम ज्योमेट्री में क्यों दिखाएंगे अगर उसको डायरेक्शन ही नहीं है, तो वो बस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, उसी डायग्राम को वापस से ऑब्जर्व कर लेते हैं रिफाइन करके। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, let's just say this is point O, this is point B, this is point A, this is vector B, this is my angle theta, and यहां पर हमारा क्या है जी, वेक्टर n कैप। अब ये वेक्टर n कैप कैसा है, ये वेक्टर A के साथ भी कौन सा एंगल बनाता है, 90 डिग्री, एंड वेक्टर B के साथ भी कौन सा एंगल बनाता है, 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं OA और OB इन साइड्स को लेकर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकता हूं, जैसा हमने पैरेललोग्राम लॉ में किया था, वहां पर भी डॉटेड में बनाया। लेट जैसे हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया जी C। अब ये जो पॉइंट B है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया D ऑन वेक्टर OA। अब देखो यहां पर हमारा जो ट्रायंगल ODB है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बराबर है, और हमने ए क्रॉस बी का मॉडुलस क्या बोला है, ए क्रॉस बी इज टोटली वेक्टर, इसका मॉडुलस क्या रहता है जी, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन क्या रहता है जी, एन कैप। याद है हम वेक्टर को इस सेंस में लिखते हैं, हम एक जगह पर उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी जगह पर उसका डायरेक्शन सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब ये जो वेक्टर OB है, इसका लेंथ क्या रहेगा, मॉड बी रहेगा। तो अब इस एंगल थीटा के ऊपर अगर मैंने साइन फंक्शन अगर अप्लाई किया इन ट्रायंगल ODB, हमने यहां पर साइन थीटा अगर अप्लाई किया तो क्या मिलेगा हमें, BD अपॉन OB, साइन थीटा इज इक्वल टू BD अपॉन OB। तो देखो अब BD इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, OB इधर मल्टीप्लीकेशन में आएगा, OB टाइम्स ऑफ साइन थीटा, बट OB मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर B है। तो देखो हमें BD मतलब क्या मिला, BD इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर OB साइन थीटा, विच इज नथिंग बट मॉड B
साइन थीटा। अब देखो ये वाला पार्ट हमें और कहां पर मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है, बराबर है। और ये वेक्टर ए मतलब क्या है, इस पैरेललोग्राम का बेस रहेगा। और ये जो बीडी है, ये बीडी मतलब क्या है, ये जो दो पैरेलल लाइंस है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये क्या रहेगा, बेसिकली इसका हाइट रहेगा। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या पता है भाई, हम बेस इनटू हाइट सीधा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो ना हाइट अगर 0 रहेगा तो एरिया मिलेगा ही नहीं। ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में कुछ तो डिस्टेंस है, इसलिए हमें एरिया मिल रहा है। ये समझ में आ रहा है ऑब्जर्वेशन। अब इसको हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे, उसके पहले पहले हेडिंग डालो और ये डायग्राम बनाओ। आपको आइडिया आ रहा होगा हम किसकी तरफ जा रहे हैं। हमें जो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड मिलता है, ये कुछ नहीं रहता नया वाला पार्ट, ये क्या है जी, ये जो पैरेललोग्राम बनता है a और b को लेकर, इसी का एरिया है ये। पहले सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर लो। So let vector A and vector B are non-parallel vectors making angle theta with each other. Vector A is represented as vector OA and vector B is represented as vector OB. Draw BD perpendicular to OA. So in triangle OBB, sin theta is equal to BD upon OB. So BD is equal to OB times of sin theta. तो यहाँ पर हम सीधा लिख सकते जी, हमारा बी डी नया कुछ भी नहीं, मतलब क्या रहेगा जी, हमारा मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा। इसको हमने कंसिडर कर लिया जी इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे जी, अब आएंगे जी हम किसके पास, वेक्टर ए क्रॉस बी के पास। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस बी के मॉडुलस के ऊपर ध्यान करो आप फिलहाल से। वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉडुलस हमने क्या देखा है जी, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये देखा हुआ है। उसमें से ये वाले पार्ट को अगर हम इक्वेशन 1 से अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा ये क्या बन जाता है जी, मॉड ए मल्टीप्लाइड विथ डी डी। और डायग्राम के ऊपर अगर आप देखोगे, मॉड ए इज नथिंग बट ओ ए, so now in parallelogram OACB, OACB ये पैरेललोग्राम में अगर आप देखोगे, इसका एरिया क्या रहता है जी,
area of parallelogram OACB is equal to base into height. और ओएसीबी का बेस क्या है डायग्राम के ऊपर ओएसीबी का बेस क्या है, ओए शो करता है, और ओएसीबी का हाइट कौन शो करता है, बीडी शो करता है. दिस इज ओए मल्टीप्लाइड विथ बीडी. तो अब इसको और इसको अगर कंपेयर करोगे तो हमें क्या पता चल जाता है भाई, एरिया ऑफ ओएसीबी इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी. समझ में आ रहा है? यहां पर हमें ये वाला पार्ट मिला, यहां पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओएसीबी ये वाला पार्ट मिला. ये दोनों का आरएचएस इक्वल है, ये दोनों का आरएचएस इक्वल है, तो ऑब्वियसली दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा. तो हमें क्या पता चला, हमारा जो ए क्रॉस बी रहता है वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो मॉडुलस है वो क्या है बेसिकली, इट इज एन एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड्स क्या है जी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. तो मतलब ए क्रॉस बी का जो मॉड्यूलस है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट साइड्स आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ये एरिया मैक्सिमम आएगा जब आपका थीटा 90 रहेगा, ये एरिया लोएस्ट मतलब जीरो आएगा जब आपका थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर 180 रहेगा. सोचो अब जरा, वेक्टर ए और वेक्टर बी इनके बीच में ये एंगल है, ये एंगल अगर 0 हुआ तो इसका मतलब क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, और दो एडजेसेंट साइड सेम डायरेक्शन में, पैरेललोग्राम बनेगा क्या, 180 डिग्री. मतलब वेक्टर ए इधर जा रहा है और वेक्टर बी इधर जा रहा है. ये दो एडजेसेंट साइड्स अगर रहेंगे तो कभी पैरेललोग्राम बनेगा क्या, नहीं. पैरेललोग्राम बनने के लिए उनको ये दो एंगल्स के अलावा 0 एंड 180 के अलावा और कोई एंगल बनाना पड़ेगा, तभी हमें क्या मिलेगा जी, एक पैरेललोग्राम मिलेगा. मैग्नीट्यूड ही 0 हो जाएगा अदरवाइज. ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया. अभी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी देख लेंगे, बट सबसे पहले आपको ये रट्टा होना चाहिए. अब हमारा जो ए क्रॉस बी रहता है उसका डायरेक्शन ए और बी को परपेंडिकुलर रहता है और उसका मॉडुलस मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता है. ज्योमेट्रिकली अगर देखेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी को मिलाकर एक जो पैरेललोग्राम बनता है उसका जो एरिया है वही हमारा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड रहता है. वेक्टर प्रोडक्ट में आपको दो पार्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ता है. आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए. डायरेक्शन इजी है, जो दोनों वेक्टर्स है उनको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए. दिस इज वेरी इजी पार्ट, ठीक है. बट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ए और बी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट है उनको लेकर जो पैरेललोग्राम बनता है उसका एरिया मतलब ही क्या है जी, हमारा मैग्नीट्यूड है. ठीक है. कभी कभी आपको ये भी पूछा जाता है, वो भी लिखवाऊंगा. ये जो डायगोनल रहेगा मेरे पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. आपको कभी कभी ये भी पूछा जाता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को लेकर अगर एक ट्रायंगल बना उसका एरिया क्या रहेगा, इसका आधा रहेगा. लाइकवाइज ये समझ में आ गया. ओके. बट छोटा वाला पार्ट लिख ही लेते हैं. फॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी as adjacent sides of parallelogram,
area of parallelogram OACB is equal to modulus of vector OA cross vector OB, that is modulus of A cross B. Area of triangle OAB is equal to half of vector OA cross vector OB, that is half of vector A cross vector B. आपको कोई भी ट्रायंगल पूछा जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओ ए बी, आपको सी ए बी भी पूछा जा सकता है, आपको ये डाल के ओ ए सी भी पूछा जा सकता है। कोई भी डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम उसके एरिया को क्या करता है जी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी वन, नॉन कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट of vector A and vector B is non-commutative. That is, vector A cross B is not equal to vector B cross A. बट अगर इसको और इसमें अगर देखना रहेगा, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। देखो ना, आपका वेक्टर प्रोडक्ट क्या शो करता है, एक वेक्टर ही शो करेगा। तो ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। और हमने क्या देखा था, दो वेक्टर सेम कब होता है, जब उनके तीनों कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे, उनका लेंथ भी सेम होना चाहिए, उनका सेंस भी सेम होना चाहिए और उनका सपोर्ट भी सेम होना चाहिए। ये जो दो वेक्टर्स है, इनका लेंथ सेम है, इनका सपोर्ट सेम है, बट इनका सेंस अलग अलग है। ठीक है, ये अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ये अगर राइट साइड पे जा रहा है तो ये लेफ्ट साइड पे जाएगा, लाइकवाइज एग्जैक्टली अपोजिट। एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे बट सेंस इनका क्या रहेगा जी, अपोजिट रहेगा। प्रॉपर्टी टू, वेक्टर प्रोडक्ट is distributive over addition and subtraction. मतलब अगर मैंने लिखा जी वेक्टर ए क्रॉस विथ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी, इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं जी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी।
देखो हमारा पहला प्रॉपर्टी मैच नहीं करता उधर से. स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, बट scalar product was distributive over addition and subtraction. Similarly, vector product is also distributive over addition and subtraction. ये हमारा है जी मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर को लेकर. मल्टीप्लिकेशन with scalars does not affect vector product. इसका मतलब अगर मेरे पास m टाइम्स ऑफ वेक्टर a क्रॉस विथ n टाइम्स ऑफ वेक्टर b अगर ये रहेगा, हम इसको m एंड n बाहर लेकर वेक्टर a क्रॉस b परफॉर्म कर सकते हैं. इसके फिर अलग अलग तरीके, सिर्फ m को बाहर रख के n टाइम्स ऑफ वेक्टर a क्रॉस b करवाना है, n को बाहर रख के वेक्टर a क्रॉस m टाइम्स ऑफ वेक्टर b करवाना है, कुछ भी कर सकते हैं. For non-zero vectors, vector A and vector B, vector A cross B, if vector A cross B is equal to 0, इसका मतलब क्या रहेगा? A cross B का हमने क्या देखा था जी? मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 रहेगा. अगर ये वेक्टर 0 है, 0 वेक्टर का मतलब क्या रहता है? उसका लेंथ 0 है. तो अगर ये वेक्टर अगर 0 रहेगा, इसका मतलब इसका मॉडुलस 0 है. और इसका मॉडुलस हमने क्या देखा था? A क्रॉस B का मॉडुलस क्या होता है जी? मॉड A मॉड B साइन थीटा इज मॉडुलस. नाउ दिस इज इक्वल टू 0. बट हमने शुरुआत से ही क्या बोला? A और B कैसे वेक्टर्स है? दीज आर नॉन जीरो वेक्टर्स. मतलब मॉड A तो 0 के बराबर नहीं है, मॉड B भी 0 के बराबर नहीं है. इसका मतलब कौन 0 रहेगा? साइन थीटा 0 रहेगा. Therefore, sin theta is equal to 0 since mod A and mod B are non-zero. ठीक है. अब sin theta is equal to 0 इसका मतलब क्या रहेगा? Either theta is equal to 0 degree और theta is equal to 180. तो हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी इज व्हाट? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज 0. ये सेम डायरेक्शन में अगर रहेंगे तो ये हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है. ये चाहे तो लिख लो, ये प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है, बट प्रॉपर्टी कहां से आया उसके ऊपर है. ठीक है. For non-zero vectors, vector A and vector B, vector A cross B is 0 when vector A and vector B are parallel. अब देखो ये पैरेलल में दोनों टाइप आ जाएंगे. दे आर लाइक और अनलाइक. लाइक मतलब कौन सा एंगल रहेगा?
0 डिग्री, और अनलाइक मतलब कौन सा रहेगा, अनलाइक। ठीक है, ये दोनों टाइप्स आ रहे हैं इसके अंदर। इसी के ऊपर देखो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या बनता है, I क्रॉस I इज इक्वल टू J क्रॉस J इज इक्वल टू K क्रॉस K। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये सेम डायरेक्शन में आई कैप जिस डायरेक्शन में रहेगा उसी डायरेक्शन में आई कैप, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0। और हमने जस्ट क्या देखा, अगर पैरेलल वेक्टर्स रहेंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। ये खुद के साथ जाएंगे तो क्या होगा, 0 आएगा वैल्यू। वही डॉट में क्या होता था, ये 1 आता था, याद है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब साथ में देखो साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा 0 से लेकर 180 में मैक्सिमम वैल्यू कहां पर देगा, 90 डिग्री पे देगा। ठीक है, और 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, सो फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए क्रॉस बी is maximum when vector A and vector B are perpendicular। ठीक है, अब यहीं पर जैसे हमने ये आई क्रॉस आई ये सेम डायरेक्शन में जाता है तो भाई 0 हो जाता है, बट व्हाट इफ, ये ऑब्जर्व करना है, अभी लिखना मत, हमारा अगर ये आई कैप रहेगा, हमारा जे कैप रहेगा और हमारा के कैप रहेगा, ये खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो 0 हो जाता है, बट दूसरे के साथ तो कर सकता है। हमने डॉट प्रोडक्ट में भी यही देखा था, आई कैप जब खुद के साथ डॉट डॉट जाएगा तो 1 आता था, और दूसरों के साथ जाएगा तो 0 आता था। अब क्रॉस में क्या हो रहा है, ये खुद के साथ जा रहा है तो 0 हो रहा है, तो भाई दूसरों के साथ जा रहा है तो क्या हो रहा है वो भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम अगेन आते हैं जी हमारे राइट हैंड सिस्टम के ऊपर। अगर ये मेरा आई कैप रहेगा, ये मेरा जे कैप रहेगा और ये मेरा के कैप अगर रहेगा, तो इनके बीच में रिलेशन ये रहता है भाई एक के बाद एक आने वाला है, जो ऑर्डर में हम बोलते हैं। ठीक है, पर ये सेंस में याद हम नहीं रखते, हम कौन से वाले सेंस में याद रखेंगे, ये वाले सेंस में। पहले एक्स डायमेंशन, उसके बाद वाई डायमेंशन, उसके बाद जेड डायमेंशन। आई क्रॉस आई हमेशा 0 आएगा, बट आई क्रॉस जे करेंगे तो नेक्स्ट पे जाएगा, के पे जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि देखो ना हमने क्रॉस प्रोडक्ट में क्या देखा, कोई भी दो वेक्टर का जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो भी वेक्टर प्रोडक्ट होता है, वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो इन दोनों को परपेंडिकुलर होता है। हम जानते हैं आई कैप और जे कैप को परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही है, दैट इज के कैप। ये समझ में आया। फिर यहां पर क्या होगा, आई कैप क्रॉस जे कैप अगर के आया, और यहीं पर अगर उल्टा कर दिया तो जे क्रॉस आए माइनस के आएगा, जे क्रॉस के प्लस आए, के क्रॉस जे माइनस है। क्यों, ये डायरेक्शन के सेंस, ये डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, ये डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव सेंस में आएगा। ये याद रखने का तरीका, बट पहले इसको हम लिख लेते हैं थियोरेटिकली, इसी प्रॉपर्टी के आगे कंटिन्यू करना है। जैसे हमने इस प्रॉपर्टी के बाद ये वाला पार्ट लिखा, वैसे ही इस प्रॉपर्टी के बाद नीचे लिखना है, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप
is equal to minus k cap. J cap cross k cap is equal to I cap. K cap cross j cap is equal to minus I cap. K cap into I cap is equal to j cap, and I cap cross k cap is equal to minus j cap. वेक्टर्स के ऊपर मेरी भी ज्यादा काम करने की आदत नहीं है, तो ये क्रॉस बोलने की जगह मैंने इनटू बोल दिया, ठीक है। बट वेक्टर्स में काम कर रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट है उसको क्रॉस ही बोल दो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी 5 का ही कंटिन्यूअस है। अब इसको याद रखने का सबसे सही तरीका क्या रहेगा, वो रिसाइकल वाला पता रहेगा आपको डायग्राम, उसके जैसे ही करने का। आई कैप जे कैप और के कैप बना लो, लाइक 1 2 3 एंड यहाँ पर आपका सेंस कैसे लेना है जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जा रहे हो। याद रखना इसके ऊपर काफी इजी, इंस्टेड ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। आपका किसके साथ जा रहा है, ये खुद के साथ जाएगा, क्रॉस में तो जीरो होता है, तो आई आइदर जे के साथ जाएगा या फिर के साथ जाएगा। जे के साथ तो मतलब नेक्स्ट सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव आएगा। आई क्रॉस जे बचा हुआ के, ये डायरेक्शन है तो प्लस के। जे क्रॉस आई बचा हुआ के ही है, बट जे से लेकर आई इस डायरेक्शन का अपोजिट है, इसलिए वहां पर निगेटिव साइन आएगा। ये समझ में आया, तो देख लो चाहे तो। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, आई क्रॉस जे सेम डायरेक्शन के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। हम क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे थे, सारे के सारे पॉजिटिव यूनिट वेक्टर से मिला। नेक्स्ट जे क्रॉस आई अपोजिट सेंस में जा रहे हैं, बचा हुआ के बट अपोजिट सेंस में जा रहे हैं, इसलिए विथ माइनस साइन। के क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज माइनस साइन, बचा हुआ माइनस आई। आई क्रॉस के, आई के बाद के इस सेंस के अपोजिट में, इसलिए माइनस साइन और बचा हुआ जे। ये क्लियर है। यहां तक किसी को कोई डाउट? इसके इतनी प्रॉपर्टी है, ज्यादा नहीं, ठीक है। ठीक है, हमने इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज किया था स्केलर प्रोडक्ट में भी, सेम चीज को हम यूज करेंगे अब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बट अब कौन सा वाला फॉर्म में, हमें जब भी कोई वेक्टर मिलता है कौन से वाले फॉर्म में मिलता है, कंपोनेंट फॉर्म में ही दिया जाता है, आई कैप जे कैप के कैप की टर्म में दिया जाता है। तो अब इस टाइप के अगर वेक्टर्स रहेंगे तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। प्रॉपर्टी समझ में आ गई, याद रखना काफी इजी है। फर्स्ट नॉन कम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट एग्जैक्ट उनके बीच में रिलेशन क्या है वो भी हमें पता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। It is distributive over addition and subtraction. Scalar multiplication does not interfere with cross product. दो अगर पैरेलल वेक्टर्स रहेंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आते हैं जी नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर, वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। लिखो वेक्टर प्रोडक्ट in terms of components. किसी को मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में कोई इश्यू था क्या? नहीं ना, गुड, क्योंकि अब उनका थोड़ा गेस्ट अपीयरेंस होने वाला है। So let vector A is A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap.
and vector B is B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap. देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अब हम ये कैलकुलेट करेंगे। याद है हमने डॉट प्रोडक्ट में भी सेम चीज किया था। अब जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर रहा हूं तो लाइव कमेंट्री नहीं मिलेगी, बस ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है। इसका मतलब क्या रहेगा हमारा, ये A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। अब देखो मैं ना एक एक को एक एक के साथ उठा के चलता हूँ। मैंने A1 I कैप को पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, A1 I कैप क्रॉस विथ B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप प्लस A2 J कैप क्या होगा जी, हर एक के साथ होगा। समझ में आ रहा है, हमने दूसरा वाला प्रॉपर्टी यूज किया, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप प्लस A3 K कैप को हमने क्या किया जी, अगेन B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब बाहर की एक क्वांटिटी को अंदर की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम क्या करेंगे भाई, हम लेंथ इनटू लेंथ करेंगे एंड डायरेक्शन इनटू डायरेक्शन, इनटू मतलब क्रॉस, ठीक है। डायरेक्शन का क्रॉस होगा, जो लेंथ है उनका तो डायरेक्ट स्केलर ही हो जाएगा। तो देखो अब क्या हो जाएगा, A1 B1 I क्रॉस J, सॉरी I क्रॉस I प्लस A1 B2 I क्रॉस J प्लस A1 B3 I क्रॉस के, सेम चीज नीचे भी A2 B1 J क्रॉस I प्लस A2 B2 J क्रॉस J प्लस A2 B3 J क्रॉस के प्लस, अब यहां पर नीचे A3 B1 K क्रॉस I प्लस A3 B2 K क्रॉस J प्लस A3 B3 K क्रॉस के, यही है। अब हमारा जो लास्ट दो प्रॉपर्टीज है उसमें देखो, अगर ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब कैसे, I क्रॉस I J क्रॉस J और K क्रॉस K, हमें क्या मिला था, जीरो था। एवरीवन जीरो था, कंफर्म कर लो अभी, क्या अभी ये जीरो था, तो ये तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगे हमारे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इनको मैंने बॉक्स कर दिया। अब हमारा प्रॉपर्टी 5 पे आओ, I क्रॉस J क्या था, K कैप, I क्रॉस K क्या था, माइनस J, डायरेक्शन मैटर करता है। J क्रॉस I क्या था, माइनस K, ठीक है। J क्रॉस K क्या था, प्लस I। K क्रॉस I क्या रहेगा, प्लस J, एंड K क्रॉस J क्या रहेगा, माइनस I। समझ में आया। अब देखो जो पार्ट जीरो है उसको मैं नहीं लिखूंगा, जो पार्ट बचा है उसको ये नए वाले टर्म्स के साथ लिख लेते हैं सेंस में। तो देखो हमें सबसे पहला क्या मिलता है जी, इज इक्वल टू A1 B2 के साथ अब कौन है, K कैप, सो A1 B2 K कैप प्लस A1 B3 के साथ कौन है, माइनस J कैप, माइनस ही लिख देता हूं, माइनस A1 B3 J कैप। नेक्स्ट A2 B1 के साथ कौन है, माइनस K कैप,
A2 B1 माइनस K कैप, A2 B3 के साथ प्लस I कैप, A2 B3 के साथ प्लस I कैप, नेक्स्ट A3 B1 के साथ प्लस J कैप, A3 B1 प्लस J कैप, एंड नेक्स्ट A3 B2 के साथ माइनस I कैप, A3 B2 के साथ माइनस I कैप। हमें ये मिला सिंप्लीफिकेशन। अब सेम कैप वाले साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक साथ आ जाएंगे, तो देखो क्या हो जाता है। सबसे पहले आई कैप वाले टर्म देखो, आई कैप में एक पॉजिटिव टर्म मिला है और एक निगेटिव टर्म मिला है, तो पहले को पॉजिटिव ले लेते हैं जी। A2B3 माइनस A3B2, ये क्या मिला जी हमें, आई कैप मिल गया, प्लस जे कैप वाले टर्म देखो, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहां से शुरू करते हैं जी। A3B1 माइनस A1B3, ये क्या मिला जी हमें, जे कैप। अब के कैप पे आते हैं, के कैप इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, A1B2 माइनस B1A2, के कैप B3 B2A3, ये ठीक है। अब देखो ये फाइनली हमें कौन से फॉर्मेट में मिला, आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में मिला। बट यहाँ पर हमारा एलएचएस क्या था, हमने ए क्रॉस बी से शुरुआत किया था, तो देखो हमें बेसिकली क्या मिला, हमें ए क्रॉस बी का हमें ये वैल्यू मिला जी। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर हमें जब भी कोई दो वेक्टर्स दिए रहेंगे तो क्या इतना लंबा चौड़ा करते हुए बैठेंगे क्या, मैं बता रहा हूं कि नहीं। हम सीधा क्या लिखते हैं जी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये परफॉर्म करो। देखो अब आई कैप A2 B3 माइनस B2 A3, फॉर्मूले की तरफ देखो, मैं बस यहाँ पर नोटेशंस बता रहा हूँ। डिटरमिनेंट हम जब कैलकुलेट करते हैं हम क्या करते हैं, रो वाइज मैंने फर्स्ट रो को सेलेक्ट किया। अब देखो आई कैप मल्टीप्लाइड विथ A2B3 माइनस B2 A3, जे कैप मल्टीप्लाइड विथ A3B1 माइनस B3 A1, के कैप मल्टीप्लाइड विथ A1B2 माइनस B1 A2। ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद, ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिलता है, यही मिलता है। ये क्लियर है। ये जो भी मिलेगा, दिस 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 इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हम अब तक जो बोल रहे थे ना भाई, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट हम कर रहे हैं। ठीक है। कंपोनेंट फॉर्म में एक्चुअली कैलकुलेशन आता है। ये समझ में आ गया, ये क्लियर है। ओके। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाने से पहले कुछ क्वेश्चन करें। ठीक है। अच्छा, पूरे लेक्चर में हमने सिर्फ थ्योरी देखा है, क्वेश्चन देखा ही नहीं है। अगर हम कैलकुलेशन इधर ही था तो यही वाला ऐसे एक क्वेश्चन ले लेता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल, वेक्टर ए इज गिवन एज, just say 6i plus 2j minus 3k, and vector b is given as I cap minus 2j cap plus 3k cap।
ठीक है। और हमें पूछा है जी फाइंड वेक्टर ए क्रॉस बी, तो सीधा ये अप्लाई करके निकाल सकते हो आप, करो। ये लेफ्ट साइड का नोट डाउन हो गया। हमें ये हर क्वेश्चन में नहीं करना है, ठीक है, हमने बस ये फॉर्मेट जानने के लिए किया। हमें जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना रहता है हम सीधा कौन सा पार्ट यूज करते हैं, ये। आप कहां से शुरुआत करोगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पहला वाला रो आई कैप जे कैप के कैप, दूसरा वाला रो 6 2 -3, तीसरा वाला रो 1 -2 +3, सीधा डाल के डिटर्मिनेंट के लिए जा रहे हो आप। किसी का आया, क्या आया? 21 कॉमन ले सकते हो क्या, स्केलर क्वांटिटी कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो तो वो कर लिया करो, इजी रहता है। तो देखो सबसे पहले हम सीधा यहाँ पर अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन के लिए। जब आप जा रहे हैं आप सीधा क्या बोल सकते हो जी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पहला रो आई कैप जे कैप के कैप, नेक्स्ट रो A1 A2 A3 मतलब 6 2 -3 एंड नेक्स्ट आएगा जी 1 -2 एंड +3, ठीक है। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट काम करने का सबसे सेंसिबल तरीका, आप आई कैप अगर ले रहे हो नेक्स्ट वाला पार्ट 2 × 3 -2 × 3 प्लस जे कैप नेक्स्ट है -3 × 1 -6 × 3 प्लस के कैप नेक्स्ट वाले पार्ट से 6 × -2 माइनस 2 × 1। ये तो आपका पार्ट 0 हो जाता है। ये -3 -18 मतलब -21, दिस इज -12 -3 -15, सबका -15 यहाँ, अच्छा -2 है ना, सॉरी 2 + 1। ओके तो हमें क्या मिला जी, -21J -14 के कैप, आपने -7 अगर कॉमन ले लिया तो हम क्या बोल सकते हैं जी, 3J प्लस यस -3 टाइम्स ऑफ 1 -3 -6 × 3 +21 क्यों आएगा, माइनस ये आता है। ये दोनों में से कोई भी आंसर निकाला तो भी चल जाएगा। Vector A is given as I cap plus 3J cap minus 2K cap cross with minus I cap plus 3K cap. Find
मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, कैलकुलेशन एक बार क्रॉस चेक कर लो, किसको मिला प्लस? 6 into 3 करते हैं ना पहले 6 into 3 फिर माइनस साइन डालते हो ना आप। हाँ तो माइनस साइन डालते हो ना आप, तो माइनस साइन डालो या फिर ऑर्डर अंदर का चेंज कर दो, सेम ही तो रहता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जे पकड़ते हैं 6 into 3 माइनस ऑफ दिस थिंग, बट जे को उसके पोजीशन का लगता है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 का पावर 3 लगेगा ना, फिर माइनस साइन आएगा ना। उसको करने से बेटर मैंने क्या किया जी, 6 into 3 माइनस दिस पार्ट से बेटर मैंने दिस पार्ट माइनस दिस पार्ट किया। समझ में आया? किसको अगर समझ में नहीं आ रहेगा आपस से कैलकुलेशन देख लो। अब तो भाई बच्चों वाली स्पीड से जाओगे। अब आपको बताऊंगा बोर्ड के एग्जाम में कैसे पेपर लिखते हैं। मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है वो, सब्जेक्टिवली क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट आई, हमारा पहला वाला एलिमेंट, हम किसके अलोंग जा रहे हैं जी, अलोंग रो 1 जा रहा है। अभी आई एग्जैक्टली कौन रो, सॉरी डिटरमिनेंट में इसका लोकेशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके साथ आएगा जी -1 का पावर 1 + 1। फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ने के बाद कौन बचा, 2 -3 -2 एंड +3 प्लस जे कैप, इसके साथ आएगा -1 का पावर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाइड विद, ये छोड़ने के बाद क्या बचा, 6 -3 1 एंड 3 प्लस के कैप मल्टीप्लाइड विथ -1 का पावर फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और यहां पर आपका 6 2 1 एंड -2, ये था। ठीक है, ये हो जाएगा +1, ये भी +1, और ये आपका क्या हो जाएगा, -1 का ऑड पावर -1 हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर क्या मिलता है, 2 into 3 6 माइनस -2 into -3 6, तो 6 - 6, so we have I cap in bracket 6 - 6, यहाँ पर माइनस जे कैप के साथ देखो क्या आता है ब्रैकेट में, 6 into 3 18 माइनस -3 into 1 -3 माइनस माइनस प्लस 18 + 3 21, यहाँ पर लिटरली हम सीधा लिख देते हैं 18 + 3 प्लस के कैप के साथ देखो अब यहाँ पर 6 into -2 -12 2 into 1 -2, अब देखो कितना आता है, ये 0, ये हो गया मेरा 21 और ये हो गया जी मेरा -14, 21 into -j -14k, -7 कॉमन ले लिया तो 3j +, ठीक है। आप बोल रहे हो सही है, लगता है कि लाइक सर यहाँ पर ये लेना पड़ता है, आपने ये क्यों लिया। हाँ पहले 6 into 3 -3 into 1 करते हैं, बट एट द सेम टाइम इसके लोकेशन के हिसाब से जे कैप को कौन सा साइन लगेगा, नेगेटिव साइन लगता है। ठीक है, तो लिखा भले ही नहीं, बट हमने पैटर्न भी तो, ऑर्डर भी तो देखो ना। जब आई कैप कर रहे हैं, देखो मैंने इसके नेक्स्ट वाले पार्ट से शुरुआत किया, 2 into 3 माइनस दिस पार्ट। जब जे कैप से शुरू करे तो देखो मैंने नेक्स्ट पार्ट से शुरू किया, -3 into 1 6 into 3। जब के कैप से शुरू कर रहे तो इसका नेक्स्ट मतलब क्या, यहां से शुरू किया। अब फॉर्मूले को वैसे ही ब्लाइंडली फॉलो मत करो ना, पैटर्न भी तो देखो, पैटर्न चेकआउट करो। हमने जो निकाला ना कंपोनेंट फॉर्म, लाइक A2 B3 minus B3 A2 I cap plus A3 B1 minus A1 B3 J cap plus A1 B2 minus B1 A2 K cap, उसको वो डिटरमिनेंट के साथ कंपेयर करो ना। सर उधर प्लस नहीं लिया आपने, उधर माइनस कैसे क्या लिया, ये नहीं रहता, ऑर्डर भी तो देखो।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। आपको वेक्टर ए दिया है एज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लेट्स जस्ट से दिस इज वेक्टर पी एंड दिस इज वेक्टर क्यू। तो आपको क्या बोला है जी, वेक्टर ए इज इक्वल टू पी क्रॉस क्यू। आपको पूछा क्या है, आपको वेक्टर ए का मॉड चाहिए। तो सबसे पहले आपको वेक्टर ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये भी मैं ही सॉल्व करूं। काही काही जण फक्त की नाही येऊन छापण्यासाठी बसलेले आहेत. घरच्यांनी हाकललंय घरातून क्लासला जाण्यासाठी, त्याच्यामुळे येऊन बसायचं। डोंट डू दैट। क्लास में बैठो, क्वेश्चंस ट्राई तो करो एटलीस्ट। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, गलत होगा। तो हमारा वेक्टर ए क्या रहेगा जी, आई कैप जे कैप के कैप। इसमें अब किसको डालेंगे, पहले इसको और दूसरा इसको। प्लीज पे अटेंशन, ऑर्डर भी वही है जिस ऑर्डर में दिया है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये दोनों में पहला वेक्टर ये है तो भाई पहले इसी को मेंशन कर रहा हूँ, 1 3 -2। दूसरा वेक्टर वो है तो ये -1 0 3 ऐसे आएगा। ऊपर नीचे करोगे, हम जानते हैं क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन 1। जब भी दो रोज को हम एक्सचेंज करते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट निगेटिव हो जाता है। इसीलिए अगर हमारा P क्रॉस Q अगर प्लस ए आ रहा है तो Q क्रॉस P हमारा माइनस ए आएगा। ऐसे वो किया तो भी उसका मॉड सेम ही आएगा, फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल। अब लेट्स स्टार्ट। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड विथ, देख ले ईश्वर, आई मल्टीप्लाइड विथ, देख नेक्स्ट रो में जा रहा हूं मैं, 3 × 3 -0 प्लस जे कैप। देख नेक्स्ट वाले से शुरू कर रहा हूं, -2 × -1 -1 × 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के कैप। देख वापस से नेक्स्ट से शुरू कर रहा हूं यहां से, 1 × 0 माइनस -1 × 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 3 × 3 9 -0 9, तो क्या मिला जी, 9 आई कैप। नेक्स्ट दिस इज 2 2 -3 -1, तो माइनस जे कैप। यहां पर 1 × 0 0 0 प्लस 3 प्लस 3 के कैप। ये क्या मिला जी हमें, वेक्टर ए मिल गया। और हम जानते हैं अगर ये वेक्टर है तो इसका मॉड मतलब क्या रहेगा जी, रूट ओवर ये 9 का स्क्वायर प्लस ये -1 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर। ये क्या आएगा जी हमारा, रूट ऑफ 91। दिस इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है। व्हाट इफ अगर हमें ये पूछा जाता ए कैप, हम सीधा क्या करते हैं जी, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। वेक्टर ए पता है, उसका मॉड पता है, तो ये मिल जाएगा। करो क्या आ जाएगा, 9/√91 आई कैप माइनस 1/√91 जे कैप प्लस 3/√91 के कैप। ठीक है। अब थोड़ा सा जब भी ऐसा 3D वाला आता है ना, पर्सनली बता रहा हूँ रिवीजन के लिए क्या करना है। ये वेक्टर है तो ये क्या रहेगा जी, यहाँ पर 9 -1 3, ये क्या रहेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे। और जब भी हम किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो उसी के जो कंपोनेंट्स रहते हैं ये क्या बन जाता है, ये लाइक 9/√91 -1/√91 एंड 3/√91। These are direction cosines of vector A. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए वो रहेंगे। डायरेक्शन रेशियोज 9 -1 3, डायरेक्शन रेशियोज बहुत सारे रहेंगे। उसमें से एक स्केलर से हमने सीधा मल्टीप्लाई किया, दैट इज 1/its मॉड।
ये क्लियर है एवरीवन? ओके, अब वापस से क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मैंने बोला कि लेट्स जस्ट से दिस इज वेक्टर p एंड दिस इज वेक्टर q। तो अगर p क्रॉस q इज इक्वल टू वेक्टर a है, तो हमारे वेक्टर प्रोडक्ट के हिसाब से जो हमारा वेक्टर a है वो वेक्टर p को भी परपेंडिकुलर है, एज वेल एज वेक्टर q को भी परपेंडिकुलर है। कैसे? लाइक बोला है इसीलिए क्या? परपेंडिकुलर है मतलब एंगल क्या रहेगा? 90। और जब भी दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहता है तो उनका डॉट डॉट क्या आता है? जीरो आता है। तो क्रॉस चेक करके देख लो व्हाट भाई, हमारा a डॉट p एंड हमारा a डॉट q क्या होता है। हमारा ये वेक्टर a है, इसको डॉट डॉट खेलो इसके साथ। 9 इंटू 1 9, -1 इंटू 3 -3, 3 इंटू -2 -6, +9 -3 -6 0। हाँ भाई होता है। 9 इंटू -1 -9, इधर जे तो है ही नहीं तो 0, +3 इंटू +3 +9, -10 +9 0। मतलब हम सही है। हाँ भाई हम सही। ये क्लियर है एवरीवन? माइनस ए भी अगर ले लोगे तो भी मैच होगा, क्योंकि भाई ए माइनस से 90 डिग्री है। ठीक है, इधर ए है, ये हमारा लेट जैसे वेक्टर पी है, और इधर ए है, तो भाई माइनस है मतलब इधर ही रहेगा। इसके साथ 90 बनाता है मतलब इसके साथ भी 90 डिग्री ही बनाएगा। अब नेक्स्ट, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये जो यूनिट वेक्टर ए है इट इज परपेंडिकुलर टू पी एंड क्यू? हाँ, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू पी एंड क्यू, तो ऑब्वियसली उसका यूनिट वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू पी एंड क्यू ही रहेगा। बराबर है। अब हमारे ओरिजिनल के साथ आओ। हमने क्या किया था भाई, हमने ये वेक्टर ए लिया था, वेक्टर बी लिया था, और इसको हमने क्या लिया था? वेक्टर एन कैप लिया था। तो अब हम क्या करेंगे जी, हम इस एन कैप की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखने वाला है। बट उसके लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के थ्रू जाना जरूरी था। ठीक है, एन कैप समझ में नहीं आया? इट्स अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी एंड क्यू। अब p की जगह पर वेक्टर a बोल, q की जगह पर वेक्टर b बोल, और a कैप की जगह पर अब n कैप बोल। तो n कैप इज अ यूनिट वेक्टर, इन दिस क्वेश्चन a कैप। ठीक है, हम यहां पर जा रहे हैं वापस। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड a मॉड b साइन थीटा इंटू n कैप। उसमें ये जो वेक्टर है ये क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है जी? यूनिट वेक्टर है। ये डायरेक्शन है उसका, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, बट ये यूनिट वेक्टर कैसा है भाई? एन कैप इज सच दैट एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर है एंड एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर भी। हमने जस्ट यहाँ पर क्रॉस चेक किया। ठीक है, अब हमें एन कैप का वैल्यू अगर निकालना रहेगा तो हम क्या करते हैं जी? देखो, मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू एन कैप। ये तो वही है, बराबर है। तो देखो मेरा एन कैप का वैल्यू बेसिकली क्या हो जाता है? एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। समझ में आया? तो अब हम क्या फाइंड आउट करना सीखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एन कैप। एन कैप कैसे निकालेंगे वो हम देखने वाले हैं, इसी क्वेश्चन के जैसा। ठीक है, तो हेडिंग डालो जी सबसे पहले। यूनिट वेक्टर normal to plane of given vectors।
यूनिट वेक्टर नॉर्मल मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर वाला नॉर्मल, ठीक है, वो नॉर्मल एबनॉर्मल वाला नॉर्मल नहीं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ गिवन वेक्टर्स। डायग्राम के ऊपर अगर जाएंगे तो वापस हमारा प्रीवियस वाला सेटअप, दिस इज माय वेक्टर ए एंड दिस इज माय वेक्टर बी, और इन दोनों की वजह से लेजस से हमारा क्या बनता है जी, हमारा ये वाला प्लेन बनता है, ठीक है, हमारा ये वाला प्लेन ऐसा कुछ तो बनता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं जी, हम यहाँ पर हम इस वेक्टर एन कैप की बात कर रहे हैं। ये वेक्टर एन कैप इस तरीके से कि भाई ये वेक्टर ए के साथ भी 90 डिग्री बनाता है और वेक्टर बी के साथ भी 90 डिग्री बनाता है। तो वेक्टर ए और बी की वजह से जो प्लेन बनाता है उसको परपेंडिकुलर वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर, इट इज एन कैप। तो हम ये कंसेप्ट में बेसिकली उसी का वैल्यू निकालने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। एन कैप का वैल्यू निकालने के लिए हमें वापस से कौन हेल्प करेगा जी, क्रॉस प्रोडक्ट वाला पार्ट, ठीक है। कैसे वो देख लेते हैं। हेडिंग डाला, डायग्राम छोटा सा बना लो, बहुत छोटा सा 3-4 लाइन वाला, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। सिंस वेक्टर ए क्रॉस बी को हमने क्या लिखा है जी, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ एन कैप। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं जी भाई, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड एन कैप इज यूनिट वेक्टर perpendicular to both वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ना स्केलर प्रोडक्ट को भी हमेशा याद रखना है, कुछ कुछ चीजें क्रॉस चेक करने के लिए। अब अगर वेक्टर एन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसका मतलब क्या रहेगा जी, आपका ए डॉट एन कैप क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और बी डॉट एन कैप भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं जी ओरिजिनली वेक्टर ए क्रॉस बी के ऊपर। वेक्टर ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं जी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी मल्टीप्लाइड विथ एन कैप, ऐसा बोल सकते हैं। सिंस एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड ए क्रॉस बी इज ऑल्सो अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो मतलब एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमने सिर्फ इसका लेंथ उठाया और यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने से बेटर हमने किसको यूज किया जी, एन कैप को ही शो कर दिया। ये क्लियर। दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनकी सेम डायरेक्शन में जाने वाला यूनिट वेक्टर कितना रहता है, एक ही तो रहता है। हमने ऑलरेडी एन कैप को अज्यूम कर लिया, तो ये मॉड ए, ये ए क्रॉस बी का हम यूनिट वेक्टर क्यों कैलकुलेट करते बैठे, जरूरी है क्या, फिलहाल नहीं है, बट हम करेंगे वो, क्योंकि वही हमारा एन कैप का वैल्यू रहेगा। तो अब देखो यहाँ पर एन कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, डिवीजन में आएगा ये, तो ये क्या मिलेगा जी हमें, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट एन कैप, ठीक है। It's a unit vector perpendicular to A and B। इसी कंसेप्ट का फायदा हम कैसे उठाते हैं, व्हाट इफ अगर मुझे A एंड B दिया गया और बोला गया भाई एक ऐसा वेक्टर बनाओ जिसका मैग्नीट्यूड इतना इतना है, जो इन दोनों को परपेंडिकुलर, भाई जितना मैग्नीट्यूड बोला रहेगा लेट जैसे लैम्बडा, तो हम सीधा क्या बोलेंगे, हमें जो भी वेक्टर चाहिए इट इज इक्वल टू A क्रॉस B अपॉन
मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ये क्या शो करेगा, एक यूनिट वेक्टर, और उसके साथ हमारा जो भी ये मॉडुलस दिया रहेगा उसका, लेट जस्ट से हमें क्या बोला था, जो भी वेक्टर रहेगा उसका मॉड जो भी रहेगा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, स्केलर क्वांटिटी प्लस माइनस लगा दिया, प्लस मतलब सेम डायरेक्शन, माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक ही क्वेश्चन लेंगे बट बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, define a vector perpendicular to सिंपल वाला लेंगे, परपेंडिकुलर टू 2i plus k and I cap plus j cap plus k cap and has magnitude of let's just say 6 units. 6 units is more than enough. ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के बाद आपको क्रॉस प्रोडक्ट का एक पर्पज समझ में आएगा। स्केलर प्रोडक्ट का पर्पज आपको समझ में आया था, एप्लीकेशन उसका क्या बताया था, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, एक ही बताया था, ये हाईलाइटेड पार्ट है। स्केलर प्रोडक्ट हम क्यों यूज करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट 2D में भी रहता है एज वेल एज 3D में भी रहता है, वेक्टर्स हमारे 2D में भी रहते हैं एज वेल एज 3D में भी रहते हैं। फॉर फाइंडिंग आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम किसको यूज करते हैं जी, स्केलर प्रोडक्ट को हमेशा यूज करते हैं। ये उसका एक मेन एप्लीकेशन है। स्केलर प्रोडक्ट का एग्जिस्टेंस के पीछे एक मेन रीजन है, जब भी कोई दो वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे 2D में रहे या फिर 3D में रहे, उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं जी, स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का मेन पर्पस क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, एक वेक्टर मिल रहा है, बट वो कौन सा वेक्टर है, अगर मैंने ए एंड बी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया तो मुझे कौन सा वेक्टर मिल रहा है, ऐसा वेक्टर मिल रहा है जो ए को भी परपेंडिकुलर है एज वेल एज बी को भी परपेंडिकुलर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का पर्पस क्या है, अगर हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो गिवन टू वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है, तब हम क्या यूज करते हैं जी, वेक्टर प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, डिफाइन अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू पहला वाला वेक्टर एंड दूसरा वाला वेक्टर एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ जो कुछ भी दिया हुआ है। यहां पर उन्होंने बोला है क्या क्रॉस प्रोडक्ट करो, उन्होंने बोला क्या कि लाइक ए क्रॉस बी करो या फिर पी क्रॉस क्यू करो या फिर आर क्रॉस एस करो, ऐसा कुछ बोला है क्या, नहीं। हमें कैसे पता चलेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस के लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देते तब हमें पता चल जाता है कि भाई ये कौन से कंसेप्ट के अंदर आया, ये समझ में आ रहा है। ये कब पता चलेगा, जब आप कंसेप्ट्स को रिवाइज करोगे। अब तक हमने जो भी किया आज वेक्टर प्रोडक्ट में हमें वेक्टर मिलता है, पता चला वेक्टर के अंदर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है, ये पहले दिन से हम देख रहे हैं, बराबर है। तो अब जो हमें वेक्टर मिलेगा उसका कुछ तो एक स्पेशलिटी है, जो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके हमें नया वाला वेक्टर मिला वो स्पेशल है। वो क्यों स्पेशल है, क्योंकि ये दोनों के साथ 90-90 खेलता है, और 90-90 खेलता है मतलब दोनों के साथ इसका डॉट डॉट क्या होता है, 0 होता है। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट करके हम ऐसा वेक्टर प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर निकाल रहे जो इनके साथ डॉट डॉट 0 बनाता है, खत्म। समझ में आ रहा है। अब इसको हम करने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे जो भी वेक्टर चाहिए रहेगा, मुझे सिर्फ उसका क्या दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है, बट उसके डायरेक्शन के लिए मुझे रेफरेंस दिया है ये वाला। तो इसके जब हम सॉल्यूशन में जा रहे हैं तो भाई गिवन डेटा को ढंग से लेट वेक्टर p इज 2i कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर q इज i कैप प्लस j कैप प्लस
k cap. Let vector r is required vector such that, क्या बोला जी, वेक्टर आर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर पी एंड वेक्टर आर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर क्यू एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू व्हाट, 6 यूनिट्स. ये है हमारा गिवन डेटा. सब्जेक्टिवली अगर जा रहे हैं तो हमें शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी. ओके अब वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू पी भी है और क्यू भी है, इसका मतलब पी क्रॉस क्यू, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ P क्रॉस Q इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर P एंड P क्रॉस Q इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर Q, रहेगा कि नहीं? अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, P क्रॉस Q इज परपेंडिकुलर टू P एज वेल एज Q. वेक्टर R जो हमें चाहिए इट इज परपेंडिकुलर टू P एंड Q. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये P क्रॉस Q एंड वेक्टर R पैरेलल वेक्टर्स, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एवरीवन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. और दोनों वेक्टर्स अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी डायरेक्शन में जाने वाले यूनिट वेक्टर्स कितने रहेंगे? एक ही रहेगा, एक ही यूनिट वेक्टर रहेगा. ठीक है. और अगर मैंने P क्रॉस Q को अगर फाइंड आउट किया तो भी मैं वो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकता हूं. और जो भी यूनिट वेक्टर मिलेगा लेट जैसे n कैप, इस यूनिट वेक्टर को मैं किसके रेफरेंस के लिए यूज करूंगा? R के लिए. R के लिए जो डायरेक्शन चाहिए वो मैं इधर से लेकर आऊंगा क्योंकि भाई R का मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी दिया हुआ है. ठीक है. तो हमारा क्या आ जाएगा जी, आर वेक्टर आर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एन कैप. हमें बस अब कौन चाहिए? ये एन कैप चाहिए. दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्रॉस क्यू. और पी क्रॉस क्यू अगर निकाला तो पी क्रॉस क्यू का यूनिट वेक्टर निकालना इजी है, उसको उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे. पी क्रॉस क्यू निकालना कैसा है? नाम में ही है, इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू. हमने जस्ट देखा पी दिया रहेगा क्यू दिया रहेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं. एक रफ आइडिया आ गया. लेट्स स्टार्ट. सिंस वेक्टर p क्रॉस q is perpendicular to both p and q, vector r and vector p cross q are parallel vectors. So let n cap is a unit vector in their direction. तो हमने इस n कैप को कैसे लिखा जी? वेक्टर p क्रॉस q अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर p क्रॉस q. हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे. अब वेक्टर p पता है, वेक्टर q पता है, क्या हम p क्रॉस q फाइंड आउट कर सकते हैं? अब देखो सीधा फॉर्मूले में मत जाओ, p क्रॉस q को अलग से डेलिकेटली सॉल्व करो, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे. डोंट वरी, इसके ऊपर एक और दिन तो स्पेंड करना ही पड़ेगा. वेक्टर प्रोडक्ट एक दिन में कभी भी हजम नहीं होता है. देखो p क्रॉस q किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, आपको पता है पहला वाला रो हमेशा क्या रहने वाला है? आई कैप जे कैप के कैप. दूसरा वाला रो जाता है जी हमारे पहले वाले वेक्टर के लिए विच इज 2 0 1 और दूसरा वाला वेक्टर इज 1 1 1. सॉल्व हो जाएगा. करो क्विकली, देखो क्या मिलता है हमें p क्रॉस q. I मल्टीप्लाइड विथ 0 into 1 minus 1 into 1 plus j multiplied with 1 into 1 minus 2 into 1 plus k multiplied with 2 into 1 minus 1 into 0.
0 -1 minus I cap, 1 -2 minus J cap, 2 -0 plus 2 K cap. ये मिल गया. दिस इज व्हाट, दिस इज वेक्टर P क्रॉस Q. कैलकुलेशन के दौरान चाहे तो आप आपका जो P एंड Q दिया है इसके साथ इनका डॉट डॉट करके देखो. -1 इंटू -1 इंटू 2 0, -1 इंटू 0 एंड ये +2 इंटू दैट +1, -2 +2 0 हो जाएगा. आपका डॉट प्रोडक्ट 0 आता ही है. ठीक है, बट हमें इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए. हमने यहाँ पर क्या लिखा है, लेट एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन देयर डायरेक्शन. किसके डायरेक्शन में, वेक्टर आर एंड पी क्रॉस क्यू के डायरेक्शन में. तो अब हम एन कैप को कैसे निकालेंगे जी, फॉर्मूले के हिसाब से. हमें अब और कौन चाहिए, मॉडुलस ऑफ पी क्रॉस क्यू. क्या रहेगा जी, रूट ओवर -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. क्या मिला, √6 मिला. ठीक है, तो एन कैप इज इक्वल टू क्या मिला जी हमें, पी क्रॉस क्यू अपॉन मॉड ऑफ पी क्रॉस क्यू. हमारा एन कैप हो जाता है जी -1 अपॉन √6 आई कैप -1 अपॉन √6 जे कैप प्लस 2 अपॉन √6 के कैप. दिस इज माय वैल्यू ऑफ एन कैप. हमें जो वेक्टर चाहिए वो कौन है, वेक्टर आर है. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, वेक्टर आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर इंटू एन कैप. और हमें मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर पता है क्या है, 6 यूनिट्स दिया है. तो हमारा वेक्टर आर हो जाता है जी 6 टाइम्स ऑफ -1 बाय √6 आई कैप -1 बाय √6 जे कैप प्लस 2 बाय √6 के कैप. ये हो जाता है जी हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर आर. आप इसको 6 को अंदर लेकर जाना चाहते हो तो भी चल जाएगा, अंदर से माइनस साइन कॉमन निकालना चाहते हो तो भी चल जाएगा, इसको ऐसे ही रखना चाहते हो तो भी चल जाएगा. मैथ बुरा नहीं मानता है, काफी अंडरस्टैंडिंग होता है. और आपके क्वेश्चंस में कैसा पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपको जाना ही पड़ेगा. ठीक है, ये वाला पार्ट रिवाइज कर लो. कल हम क्या करेंगे जी, कल इसी के ऊपर और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे. कल वेक्टर प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट में हमें यही करना है. ठीक है, कल हम और क्या करेंगे जी, कल हम स्केलर और वेक्टर को कंपेयर करेंगे. वेक्टर प्रोडक्ट में नया कंसेप्ट अब कुछ भी नहीं है, बस दोनों का एक बेसिक एप्लीकेशन समझ लो. अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, उनके बीच का एंगल निकालने के लिए मैं कौन यूज करूंगा, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट डॉट. ठीक है, बट मेरे पास दो वेक्टर्स है और मैं कुछ स्पेशल चाहता हूँ. व्हाट, मैं एक ऐसा वेक्टर चाहता हूँ जो ये दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर, ये दोनों वेक्टर्स के साथ सेम एंगल बनाता है, बट स्पेशली कैसा, 90 डिग्री वाला, परपेंडिकुलर. ठीक है, तो हम किसको यूज करते हैं जी, क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हैं. ठीक है, ये जब आप बार बार दोहराओगे आपको समझ में आएगा कि क्यों स्केलर प्रोडक्ट 2D एज वेल एज 3D में होता है एंड व्हाई वेक्टर प्रोडक्ट सिर्फ 3D में होता है. ये क्लियर है.